हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुदर्शन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और आप लोगों के लिए, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th कॉमर्स की अकाउंटेंसी एंड वी विल बी बिगिनिंग विथ द पार्टनरशिप बुक जो आप लोगों की है। एज यू नो, यू हैव 3 वॉल्यूम्स। फर्स्ट वॉल्यूम इज़ फॉर पार्टनरशिप, सेकेंड वॉल्यूम इज़ फॉर companies issue of shares and debentures and the third volume is for company financial statements। तो सबसे पहले हम लोगों को पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करना है, क्योंकि आप लोग क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़कर आए हैं। आपको एक बात बता दूं, जिन बच्चों की 11th स्ट्रांग नहीं है बच्चों, उन लोगों को 11th के बहुत सारे कंसेप्ट्स 12th में देखने को मिलेंगे। या तो मैं ऐसा कह दूं, जहां से 11th खत्म होती है वहीं से 12th शुरू होती है। ये आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा जब हम पार्टनरशिप की सीरीज में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर आप लोगों के 11th क्लास के अच्छे नहीं हैं, फॉर एग्जांपल आपकी एडजस्टमेंट्स नहीं आती हैं, आपको फॉर एग्जांपल आपको बैलेंस शीट, P&L, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में इश्यूज आते हैं, तो वो आप लोगों के लिए एक चैलेंज बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की हम जब अकाउंटिंग करेंगे तो शुरुआत होगी P&L अप्रोप्रिएशन से। होता क्या है ये सारी बातें जानेंगे। तो मेरी आप सभी से एक राय है, एक सलाह है कि 11th के कंसेप्ट्स के वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर एक बार अच्छे से कर लें, क्योंकि जर्नी आपकी जहां से 11th खत्म हुई थी वहीं से 12th की शुरू होगी। सो वेलकम बैक। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्लास 12th अकाउंटेंसी फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म होता क्या है बेटा? आपने अभी क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, जहां पर एक ही जो पर्सन होता है वो बिजनेस को रन करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, और उसकी जो भी प्रॉफिट्स हैं या जो भी लॉसेज हैं, जो भी लाइबिलिटी है, जो भी ऑब्लिगेशंस है, वो एक सिंगल व्यक्ति सफर करता है। बीएसटी, बिजनेस स्टडीज में भी आपने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ा होगा क्लास 11th के अंदर, जिसमें पहला फॉर्म ऑफ बिजनेस आप लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, सेकंड फॉर्म ऑफ बिजनेस आप लोगों ने पार्टनरशिप पढ़ा होगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को पार्टनरशिप फर्म की बीएसटी की वजह से जो थियोरेटिकल नॉलेज है वो होगी। मैं आप लोगों को आज के वीडियो के अंदर उन थियोरेटिकल एस्पेक्ट से एक बार वापस से रिवाइज करवाना चाहता हूं, ताकि जब हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को टच करें तो आप लोगों को इश्यूज नहीं हो। सो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। नेक्स्ट, सो डेफिनेशन क्या हो सकती है बच्चों पार्टनरशिप की, ये मैं बता दूं। ये डेफिनेशन जो है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने दी है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक्चुअली में सोल प्रोप्राइटरशिप को कोई लीगल एक्ट जो है वो गवर्न नहीं करता, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप फर्म में आ रहे हो, पार्टनरशिप बिजनेस में आ रहे हो, तो ये लॉ या ये एक्ट जो है ये आपको रेगुलेट करेगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप को डिफाइन करता है कि ये एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स, यानी कुछ लोगों के बीच में एक रिलेशन है जो कि अग्री करते हैं कि भैया वी आर अग्री, वी आर रेडी टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस दोनों शेयर करने के लिए हम तैयार हैं। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो अब हम इस डेफिनेशन को तोड़ तोड़ कर समझते हैं। सबसे पहली बात, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ? एक से अधिक, यानी मोर देन वन। तो मोर देन वन पर्सन जब वॉलंटरीली का मतलब होता है अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से बिजनेस करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और वो इस बात पे भी अग्री हो जाते हैं कि यार कल को प्रॉफिट हुआ तो भी शेयर कर लेंगे, लॉस हुआ तो भी शेयर कर लेंगे, है कि नहीं? तो अगर बिजनेस के अंदर कुछ एक से ज़्यादा लोग आ रहे हैं बिजनेस करने के लिए, और वो अग्री होते हैं कि हम प्रॉफिट्स और लॉसेस को दोनों को शेयर कर लेंगे जो भी बिजनेस में अक्राइज होगा। सेकेंड बात जो यहां पर लिखी हुई है वो लिखी हुई है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या हुआ? या तो ऐसा होगा, फॉर एग्जांपल सपोज करो एक बिजनेस में 3 पार्टनर है, 3 फ्रेंड्स थे, ठीक है, जिन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप का। या तो ऐसा हो सकता है कि सारे पार्टनर बोले भैया अपन रोज ऑफिस आएंगे, रोज काम करेंगे, बिजनेस को अच्छे से रन करेंगे, यानी दे आर कैरिड ऑन बाय ऑल। ये जो बिजनेस है ये सब मिल के चला रहे हैं।
कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि कुछ पार्टनर्स अपने अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, टाइम नहीं निकाल पाते, या फॉर एग्जांपल नहीं रेगुलर बिजनेस में आना चाहते, तो वो, लेकिन हाँ वो कैपिटल लगाने को तैयार हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करने को तैयार है। आप लोगों ने 11th BST में पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ पार्टनर, उसमें आप लोगों ने स्लीपिंग, डॉर्मेंट, नॉर्मिनल और काफ़ी तरह के पार्टनर, पार्टनर बाय एस्टॉपेल, ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। अगर पार्टनर रेगुलरली बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है तो वो ये भी अग्री कर सकता है कि चलो तुम लोग बिजनेस संभाल लो, मैं इन्वॉल्व नहीं होऊंगा बिजनेस की एक्टिविटी में, बट आई विल शेयर द कैपिटल, आई विल इंट्रोड्यूस सम कैपिटल एंड आई विल शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस। नाउ आई थिंक कि आप लोगों को पार्टनरशिप डेफिनेशन क्लियर हो चुका होगा। ये आपको 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाता है कई बार बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, CBSE, RBSE एंड स्टेट बोर्ड्स के अंदर, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज द नेचर ऑफ पार्टनरशिप। आप लोगों ने क्लास 11th के अंदर बेसिक अकाउंटिंग टर्म में एक टर्म पढ़ा था, सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या होता है उसका मतलब कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर यानी प्रोप्राइटर और बिजनेस दोनों अलग अलग क्या हैं, एंटिटीज हैं, ठीक है। बट किसकी नजर में, इन दी व्यू पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग, हम जब अकाउंट्स बनाते हैं तब हम ओनर और बिजनेस को अलग अलग व्यक्ति मानकर या अलग अलग आइडेंटिटी मानकर अकाउंट्स बनाते हैं। लेकिन मैंने यहां पर एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू भी लिखा है, याद रखिएगा। यहां पर आप लोगों को MCQ आता है जो अधिकतर बच्चे गलत कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि हाँ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। तो आप कहीं ना कहीं ये गलती ना कर दें, अगर MCQ आपसे पूछ रहा है कि अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, कानून की नज़रों में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो क्या पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म दोनों अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव हैं? नहीं, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में आप एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं हैं, ठीक है। लेकिन अकाउंट्स बनाते वक्त आप जरूर पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म को अलग अलग एंटिटी मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल राम और श्याम ने, ठीक है, मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल XYZ लिमिटेड। तो यहां पर ये पार्टनर्स जो हैं ये अलग सेपरेट एंटिटी मानी जाएगी, सेपरेट एंटिटी मानी जाएगी, और XYZ भी एक सेपरेट एंटिटी मानी जाएगी, ठीक है, अकाउंटिंग सेंस में। लेकिन अगर मान लो कोई डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, कोई डिस्प्यूट हो गया, मान लो ये कोई बैंक का पैसा लोन है वो नहीं चुका रहे हैं, या किसी ने इनके बिजनेस में इन्वेस्ट किया था उनको ये डिच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये विजय माल्या की तरह ये नहीं कह सकते कि किंगफिशर और विजय माल्या अलग अलग हैं। याद रहेगा आपको, किंगफिशर एयरलाइंस का जो डिस्प्यूट हुआ था उसके अंदर विजय माल्या ने अपनी ऑब्लिगेशंस को मीट करने से मना कर दिया था और ये कह दिया था कि किंगफिशर एयरलाइंस इसको भुगतान करेगी। विजय माल्या का इससे कोई रोल नहीं है क्योंकि हम दोनों एक सेपरेट लीगल एंटिटी हैं। लेकिन क्या राम एंड श्याम ऐसा कह सकते हैं अपने बैंकर्स को या अपने क्रेडिटर्स को कि हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे? नहीं, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करेंगे बेटा इस पार्ट के अंदर, ठीक है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम बात करेंगे वो है नंबर्स ऑफ पार्टनर, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टनर्स। ध्यान से देखिएगा, मैंने अभी अभी बताया पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, हाँ या ना? एक अकेला व्यक्ति पार्टनर कैसे कहलाएगा? मिनिमम 2 मेंबर चाहिए। तो इसी तरीके से हम बात करते हैं 2 और मोर पर्सन्स, यानी मिनिमम से मिनिमम 2 पर्सन तो होने ही चाहिए। हाँ सर, ये बात तो सही है आपकी, मिनिमम से मिनिमम 2 मेंबर तो होने ही चाहिए, 2 पार्टनर तो होने ही चाहिए। सर मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम के लिए यहां पर फिर 2 बातें दी हुई हैं जो अगेन आपको बोर्ड एग्जाम्स में MCQ में अटका सकती है। कैसे? ध्यान से देखिएगा, कुछ बातों को मैंने अलग कलर से इसीलिए लिख रखा है ताकि आप लोग कंट्रोल रखें अपनी थॉट प्रोसेस पे। पहला, मैक्सिमम 100 पार्टनर्स। ये बात किसने कही? सर ये बात कही कंपनीज एक्ट 2013 ने, यानी कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि मैक्सिमम 100 पार्टनर्स हो सकते हैं।
लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अभी एट प्रेजेंट फिक्स कर रखा है 50 पार्टनर्स के ऊपर। ये कब हुआ? ये कंपनीज एक्ट 2014 आने के बाद हुआ। कंपनीज एक्ट 2014 आने के बाद से हुआ, उसी के एक शेड्यूल के अंदर ये बात लिखी हुई है। तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम के अंदर, सर एमसीक्यू में आपको चॉइस 2 की भी आएगी, 50 की भी आएगी, 100 की भी आएगी और नो लिमिट की भी आएगी। आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस पे पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से पूछ रहा है या क्वेश्चन एज पर दी सेंट्रल गवर्नमेंट पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सतर्क रहना है, थोड़ा सा अवेयर रहना है जब भी आपके सामने ऐसा कोई एमसीक्यू आता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा मेंबर। भाई सर ये लोग इतने मेंबर बन सकते हैं, तो मेंबर बन कौन नहीं सकता? हु कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म? तो बेसिकली दो तरह के लोग पार्टनरशिप में नहीं आ सकते। पहला, जो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है। अनसाउंड माइंड का मतलब जो अगर मेंटली चैलेंज कोई लोग हैं तो वो पार्टनरशिप फर्म में नहीं आ सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई फिजिकली डिसेबल्ड है, जिसका कोई मेंटल इश्यूज हैं उसको, तो वो पार्टनरशिप फर्म में नहीं आ सकता। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति या कोई पर्सन डिस्क्वालिफाइड है बाय एनी लॉ, यानी मान लो किसी व्यक्ति का कोई फाइनेंशियल इशू हुआ था, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन वो मीट नहीं कर पाया, कानून ने उसे बाध्य कर रखा है, कानून ने लॉ ने उसे डिस्क्वालीफाई कर रखा है, तो उस व्यक्ति को आप पार्टनर नहीं बना सकते। तो आप यहाँ पर सिंपल सी दो बातें ध्यान रखेंगे, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन नॉट बी अ पार्टनर एंड पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ इज कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। नेक्स्ट थिंग इज, सर क्या एक माइनर पर्सन, क्या एक माइनर पर्सन, माइनर क्या होता है बेटा? माइनर वो हुआ जो 18 साल से कम का होता है। ठीक है, क्या हम एक माइनर पर्सन को पार्टनर बना सकते हैं? माइनर पार्टनर बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि कोई एक यूथ आइकन है, कोई बच्चा है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा फेम, इंस्टाग्राम पे फेम हासिल कर लिया, या सपोज करो कि किसी ऐड में वो बहुत ज़्यादा दिखता है, तो वो उसकी एक फेस वैल्यू है। ठीक है, और आपने सोचा कि फॉर एग्जांपल आप लोगों का कोई बेबी प्रोडक्ट है, या फॉर एग्जांपल सपोज करो कोई टीनेज प्रोडक्ट है आप लोगों का, है ना, और आप लोगों ने सोचा क्यों ना हम इसे अपना पार्टनर बना लें और ये हमारे साथ फेस वैल्यू इसकी रहेगी तो हमें रेवेन्यू अर्न करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, और आपने उसे पार्टनर बना लिया। बट वो एक माइनर है। माइनर पार्टनर बनाया जा सकता है, लेकिन आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है। क्या? सर माइनर कैन ओनली बी अ पार्टनर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। प्रॉफिट्स में, यानी अगर आपके फर्म को प्रॉफिट होता है तो माइनर पार्टनर को देना पड़ेगा। लेकिन मान लो अगर आपको लॉसेस होते हैं आपके बिजनेस के अंदर, तो माइनर पार्टनर से आप लॉस नहीं मान सकते अंटिल वो एक मेजर पार्टनर में कन्वर्ट हो जाए। दूसरा, वो मेजर पार्टनर होने के बाद अपने आप को डिक्लेयर कर सकता है कि वो अब आपके प्रॉफिट बिजनेस में रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, माइनर कैन बी ए पार्टनर बट ओनली इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एंड नॉट इन द लॉसेज ऑफ द फर्म। सेकेंड, दूसरी बात जो है वो ये है, दूसरा फीचर जो है वो है एग्रीमेंट। क्या है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट या ओरल डॉक्यूमेंट। हम रिटन डॉक्यूमेंट के हिसाब से समझते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा रेंट एग्रीमेंट्स होते हैं। आप लोग अगर रेंट पे रहते हो तो आपके जो लैंडलॉर्ड हैं वो आपके साथ एक रेंट एग्रीमेंट करते हैं। उस रेंट एग्रीमेंट के अंदर सारी बातें लिखी हुई होती हैं, किराया कितना होगा, 11 मंथ्स का होगा, फॉर एग्जांपल कि आप क्या कर सकते हैं उस घर में, क्या नहीं कर सकते, सारी ड्यूटीज़, राइट्स, ऑब्लिगेशन सब कुछ लिखा हुआ होता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जब दो व्यक्ति या दो से ज़्यादा व्यक्ति पार्टनरशिप बिजनेस में आते हैं तो ज़रूरी है, इट इज़ नेसेसरी कि वो कुछ रिटन एग्रीमेंट्स पे आए, कुछ रिटन पॉइंट्स पे आए जिन पे वो दोनों एग्री करते हों। लेकिन पार्टनरशिप डीड बोलता है या पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि आपका जो एग्रीमेंट है वो रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, वो रिटन फॉर्म में भी हो सकता है और ओरल फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी आइदर इन रिटन फॉर्म और ओरल फॉर्म, यानी मौखिक बात से भी आपने अगर फॉर एग्जांपल आप और आपका फ्रेंड है, ट्रस्ट है, ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज नहीं है कोई, तो आप लोगों ने ओरली एग्रीमेंट कर दिया कि तुम 3 लाख कैपिटल लगाओगे, मैं 2 लाख लगाऊंगा, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, या जो भी हैं आप लोगों के बीच की जो एग्रीमेंट्स हैं वो ओरली भी की जा सकती हैं। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर वापस एक इंपॉर्टेंट बात, आपको बोलेगा
एमसीक्यू में कि इट इज कंपल्सरी टू हैव अ पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो ध्यान रखिएगा इट इज नॉट कंपल्सरी टू हैव अ पार्टनरशिप डीड और एनी एग्रीमेंट, ठीक है, बट इट इज एडवाइजेबल, आपको एडवाइस दी जाती है कि आप लोग हमेशा जब भी किसी के साथ बिजनेस करें तो आप लोग एक रिटन एग्रीमेंट जरूर बनाएं, क्योंकि उससे आप भविष्य में होने वाली फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स को मीट कर सकते हैं, आप उनको अवॉइड कर सकते हैं फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स को, ठीक है। मान लो कभी दो अच्छे दोस्त थे, पार्टनरशिप में आए थे, लेकिन 5 साल बाद जब प्रॉफिट बहुत अच्छा होने लग गया, बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो होने लग गया, या समझ करो लॉसेज होने लग गए, तो वन ऑफ द पार्टनर डिनाइड कि नहीं नहीं अपनी तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी, एंड देन यू नो डिस्प्यूट अराइजेज, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, तो इट इज एडवाइजेबल एंड रिकमेंडेड दैट देयर शुड ऑलवेज बी अ रिटन पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर मान लो अगर हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तब क्या जो भी बात होगी कुछ भी मतलब हमारे अगेंस्ट में हो सकता है, कोई भी मेरा पार्टनर मुझे एक्सप्लॉइट कर सकता है। याद रखिएगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है आप लोगों के पास, तो मैंने अभी अभी एक लॉ का नाम बताया था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस विल बी एप्लीकेबल, प्रोविजंस विल बी एप्लीकेबल। अगर आप लोगों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है और मान लो भविष्य में जाके कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जो लिखा हुआ है वो फाइनल होगा, ठीक है। आशा करता हूं आप लोगों को इतना समझ में आया होगा अच्छे से। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट, बिजनेस। सर पार्टनरशिप हमेशा सिर्फ बिजनेस के लिए की जा सकती है। बिजनेस आप लोगों ने 11th बीएसटी में थियोरेटिकली पढ़ा होगा, बिजनेस क्या होता है, कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जिससे हम प्रॉफिट्स अर्न करना चाहते हैं, जिसका प्राइम मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। तो पार्टनरशिप भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही की जा सकती है, आप इसको कभी भी नॉन प्रॉफिट मोटिव से नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि राम और श्याम ने सोचा कि एक भंडारा करवा देते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक गरीबों के लिए कुछ कैंपेन चला के कुछ उन लोगों की हेल्प कर देते हैं, और बोथ डिसाइडेड कि आई विल कॉन्ट्रीब्यूट 1 लाख रुपीज एंड यू कॉन्ट्रीब्यूट 1 लाख रुपीज, तो दिस इज नॉट पार्टनरशिप, ठीक है। सिमिलरली आप लोग मिलके किसी नोबल कॉज के अंदर अगर कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हो, है ना, फॉर एग्जाम्पल, या फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स मिलके अपनी बर्थडे पार्टी के अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, या कोई फेलिसिटेशन सेरेमनी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप नहीं कहेंगी। क्यों? क्योंकि आपका मोटिव फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस नहीं था, सेकेंड इट वॉज नॉट अ प्रॉफिट मोटिव बिजनेस। तो एनी एक्टिविटी विच इज नॉट profit driven by the profit motive is not या cannot be termed as partnership. Without any profit motive it cannot be termed as profit motive. जैसे कि डोनेशन, चैरिटी, एनजीओ, ऐसा कुछ भी आप लोग अगर रन कर रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता है। फोर्थ पॉइंट इज प्रॉफिट शेयरिंग। एग्जैक्टली सर, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि अगर दो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैपिटल पार्टनरशिप बिजनेस में आ रहे हैं, तो वो प्रॉफिट शेयर करेंगे, हाँ या ना। प्रॉफिट शेयरिंग के लिए जो बातें हैं वो ये है कि पार्टनर्स विल हैव टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द अग्रीड रेशियो। अग्रीड रेशियो का मतलब क्या हुआ सर, जो भी उन लोगों ने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते वक्त डिसाइड किया था कि चलो मैंने ज़्यादा कैपिटल लगाई है तो मैं 2 लूंगा और तुम 1 लोगे, तो पार्टनर्स कैपिटल जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया वो 2:1 हो जाए। या पार्टनर्स डिसाइड कर ले कि नहीं हम बराबर बराबर बांटेंगे, 1:1 बांटेंगे। तो जो भी अग्रीड रेशियो होता है उसके बीच में आपको प्रॉफिट्स एंड लॉसेस दोनों बांटने पड़ेंगे भैया, सिर्फ प्रॉफिट नहीं, लॉसेस भी बांटने पड़ेंगे। मान लो अगर तुम्हें प्रॉफिट हुआ है बिजनेस के अंदर फॉर एग्जाम्पल 90,000, ठीक है, और तुम्हारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1, तो आपको 60,000 और 30,000 बांटने पड़ेंगे। सिमिलरली अगर ये 90,000 लॉस हो गया तो ये लॉस भी आपको बांटना पड़ेगा 60,000 और 30,000 के। रेशियोज निकालना भी सिखाऊंगा मैं नेक्स्ट, जब हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे चलेंगे तो आप लोगों को क्लियर होगा। सर अगर मान लो हम लोगों ने कोई अग्रीड रेशियो नहीं किया है, तो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है सर, हमारे बीच में कोई डीड ही नहीं है, तो हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे प्रॉफिट्स या लॉसेस? याद रखना इक्वली बटेगा,
इक्वली बटेगा बोले तो 1:1, 1 के रेशियो में बटेगा अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो, ठीक है। इवन इन द क्वेश्चन इज नॉट स्टेटिंग एनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कई बार अभी आप लोग आगे देखेंगे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ ही नहीं है सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो आप लोगों को प्रिज्यूम कर लेना है कि ये इक्वली बटना है, ठीक है, क्योंकि आप मानोगे कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट दैट। नेक्स्ट जो बात हम लोगों ने डेफिनेशन में भी पढ़ी थी, इसीलिए मैंने इसको आगे इन्वॉल्व किया है अपने फीचर्स के अंदर। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल एंड एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल। बेसिकली यहां पर जो पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के एजेंट्स भी हैं और वो अपने आप में प्रिंसिपल्स भी हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप्स के अंदर पार्टनर्स आर एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। यहां पर भी एमसीक्यू आता है, फॉर एग्जांपल कई बार लिखेगा पार्टनर्स आर सबऑर्डिनेट्स एंड सुपीरियर, ऐसा कुछ आएगा, सीनियर जूनियर, है ना, ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा। लेकिन आप लोगों को ये 2 कीवर्ड याद रखने हैं कि पार्टनर्स का रिलेशनशिप जो होता है एक दूसरे के साथ वो एक एजेंट का और एक प्रिंसिपल का होता है। एज एन एजेंट the partner represent other partner and his act binds the other partner। समझिए, फॉर एग्जाम्पल आप 3 फ्रेंड्स पार्टनर थे, ठीक है, ए बी सी, 3 फ्रेंड पार्टनर्स हैं, ठीक है, और पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हो और सब मिलके काम कर रहे हो। अब किसी क्लाइंट के पास सी गया, ठीक है, आपने ए और बी ने कहा कि यू अटेंड दैट क्लाइंट, तो सी किसी पार्टनर के पास क्लाइंट के पास जाता है और कोई ना कोई नेगोशिएशंस करके आता है, कोई ना कोई कमिटमेंट करके आता है। अब सी के द्वारा किए गए कमिटमेंट फर्म के कमिटमेंट माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पार्टनर फर्म का एजेंट है। क्या है? पार्टनरशिप फर्म का एजेंट है। ही इज वन ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट बिजनेस। तो उसके जो एक्ट होंगे वो दूसरे लोगों को भी उसके साथ बांधेंगे, चाहे ए और बी ने कोई कमिटमेंट नहीं किया हो, लेकिन फिर भी सी के द्वारा किए गए एक्ट ए और बी को भी बाइंड करेंगे। नेक्स्ट इज, जब पार्टनर प्रिंसिपल होता है तो वो अदर्स के एक्ट की वजह से बन जाता है, ठीक है, बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। अदर पार्टनर्स के एक्ट की वजह से हम एक एक पार्टनर रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, तो देन वी आर एक्टिंग एज अ प्रिंसिपल्स। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मूविंग आउट टू अ न्यू टॉपिक, अ न्यू फीचर। आज की वीडियो में हम सारे थियोरेटिकल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स या प्रैक्टिकल नॉलेज को जानने से पहले थियोरेटिकल नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि बाकी बच्चों के अंदर एक मिसकंसेप्शन है कि थ्योरी कौन पढ़ता है। नहीं बेटा, आपको बता दूं 12th CBSE का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है इन द ईयर 2025, उसमें मोर देन 50% जो क्वेश्चंस आएंगे वो केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो ऐसे में अगर सिर्फ हम प्रैक्टिकल सॉल्व करने की नॉलेज रखते हैं और इन थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स को नहीं समझते हैं तो आप लोगों को परेशानी हो सकती है। अब आप मुझसे पूछेंगे सर कि एक पार्टनर जब पार्टनरशिप फर्म में आता है तो उन पार्टनर्स के अधिकार क्या होते हैं, राइट्स क्या होते हैं एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर। तो उन राइट्स के ऊपर 2 to 3 मार्क क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो बोर्ड एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, इसीलिए हमने इस चीज को यहां पर कवर किया है। सबसे पहली चीज, हर पार्टनर के पास राइट है कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है मैनेजमेंट में। ऐसा नहीं है कि ए बी सी अगर बिजनेस चला रहे हैं तो सी के पास मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होने का, मैनेजमेंट से सवाल पूछने का, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का हक नहीं है। ईच पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। सेकेंड इज, ईच पार्टनर हैज टू बी कंसल्टेड अबाउट द बिजनेस मैटर। फॉर एग्जाम्पल 3 पार्टनर्स थे ए बी सी, ठीक है, ए और बी ने कोई डिसीजन ले लिया और सी को इन्फॉर्म नहीं किया, तो ये सी की राइट का वायलेशन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सी यानी कि ईच पार्टनर मस्ट बी कंसल्टेड। अगर आप तीनों मिलके बिजनेस कर रहे हो, तीनों ने कैपिटल लगाई है, तीनों प्रॉफिट शेयर कर रहे हो, तीनों लॉसेस शेयर कर रहे हो, तो वाई एनी इंपॉर्टेंट बिजनेस मैटर वाज नॉट ब्रॉट इनटू द नॉलेज ऑफ सी, यानी एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी कंसल्टेड। नेक्स्ट इज राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बिजनेस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर भी हो रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि हर पार्टनर के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो जो भी हिसाब है, जो भी अकाउंट्स हैं, जो भी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, P&L, बैलेंस शीट, जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं, उसे मैं पर्सनली इन्वेस्टिगेट कर सकूं, या फिर एक कॉपी भी मांग सकता हूं मैं उनकी कि आई ऑल्सो नीड अ कॉपी बिकॉज आई एम अ पार्टनर,
है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है। मान लो ए बी सी पार्टनर थे, सी ने या बी ने कुछ गड़बड़ी कर दी अकाउंट्स के अंदर, है ना, और ए और बी को लग रहा है हाँ सब कुछ ठीक ही चल रहा है, ट्रस्ट है, ये है वो है, लेकिन नहीं, आपके पास पूरा अधिकार होगा कि आप अपने पार्टनर्स से, बाकी पार्टनर्स से अकाउंट्स की कॉपी या अकाउंट्स को इन्वेस्टिगेट या अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से उसे ऑडिट करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द अग्रीड रेशियो, हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। नेक्स्ट इज इफ एनी पार्टनर एडवांसेस या गिव्स लोन टू द फर्म, मान लो ए बी सी तीनों पार्टनर थे, बी ने फर्म को लोन दिया। सर बी फर्म को लोन क्यों देगा? अरे ए बी सी ने बोला कि यार बिजनेस एक्सपेंशन के लिए अपन को बैंक से लोन लेना पड़ेगा, एंड सपोज करो बैंक बिजनेस लोन पे 18% चार्ज कर रहा है, ठीक है, तभी बी ने बोला मीनवाइल कि यार 18% हम बैंक को देंगे, ऐसा करते हैं ना कि मैं तुम्हें दे देता हूं लोन एट द रेट ऑफ 16% और 15%। तो ये वो केस है, अगर कोई पार्टनर लोन देता है फर्म को तो ही हैज द राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन एट एन अग्रीड रेशियो। ये उसका राइट बन जाएगा, चाहे तुम्हारे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको जिस पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को उसको एक अग्रीड रेशियो पे या रेट पे आपको उसको लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। मान लो अभी हमने बोला 16%, तो 16% पे देना पड़ेगा। अगर आपको लॉस हो रहा है तो भी, सर लॉस हो रहा है तो भी क्यों देना पड़ेगा? अरे बच्चा इतना सा सोच, अगर क्या हमारे बिजनेस में हमें लॉस हो तो क्या हम बैंक की ईएमआईज, बैंक के इंटरेस्ट नहीं भरते हैं? भरते हैं ना। तो यहां पर भी तो वही हुआ है, पार्टनर आउटसाइड, नॉट बीइंग अ पार्टनर बट एज ए थर्ड पार्टी, वो पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रहा है, तो क्या वो इंटरेस्ट ऑन लोन मानेगा कि नहीं मांगेगा? मांगेगा, और पार्टनरशिप फर्म को देना भी पड़ेगा चाहे तुम्हें लॉस हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। सर अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, मान लो हमारे बीच में कोई पार्टनरशिप डीड ही नहीं है और बी ने फर्म को लोन दे दिया, तब कितना परसेंट देंगे? तब भी 16% देना पड़ेगा? नहीं बेटा, यहां पर डिस्प्यूट अराइज हो जाता है। मान लो कोई पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, अब ए और सी कह रहे हैं कि नहीं हम तो तुम्हें 12% ही दे पाएंगे, है ना, और सी कह रहा है नहीं अपनी बात तो 16% में हुई थी, तो डिस्प्यूट अराइज हो गया ना। जब भी डिस्प्यूट अराइज होगा, मैंने आप लोगों को बोला था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की तरफ देखना है आप लोगों को, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो जो पार्टनर लोन दे रहा है फर्म को उसको मिनिमम 6% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा फर्म को। बात क्लियर हो रही है? थोड़ा सा टॉपिक इसको ध्यान रखना, क्योंकि कई बार आपको ये एग्जामिनर आपको इस पॉइंट पे अटकाता है, रेट्स पे अटकाता है, ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर रहना है इसके ऊपर, ठीक है। हम नेक्स्ट राइट्स की बात करेंगे, दो इंपॉर्टेंट और राइट्स हैं। पहली राइट है राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ध्यान से सुनना, ए बी सी पार्टनर हैं, ए का फ्रेंड है डी, ए चाहता है डी भी पार्टनरशिप फर्म में आ जाए, लेकिन अगर बी और सी नहीं चाहते या इवन सी भी नहीं चाहता तो ए अपने फ्रेंड को पार्टनरशिप फर्म में नहीं ला सकता। ए सिर्फ और सिर्फ, या कोई भी पार्टनर, नया पार्टनर तभी ला सकता है जब सारे पार्टनर अग्री होते हैं, जब सारे पार्टनर कंसेंट देते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग नोटिस। भाई ठीक है, 5 साल 10 साल बिजनेस कर लिया, साथ में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, मेरी फिजिकल हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ अब पार्टनरशिप फर्म में रहना, तो ये मेरा अधिकार है, ये मेरा राइट है कि मैं रिटायर हो जाऊँ पार्टनरशिप फर्म से और मैं नोटिस दे दूँ पहले ही कि मैं इस साल या अगले 6 महीने में रिटायर होने वाला हूँ फर्म से। और रिटायरमेंट से भी रिलेटेड जो भी हमारे पार्टनरशिप डीड में बातें लिखी हुई हैं वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। नाउ थैंक यू, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुएंगी। अभी इसी की और भी सीरीज़ आएंगी, हम ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाना चाहते क्योंकि आप लोगों का भी पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन या पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन जो है वो लो होता चला जाता है। तो हम इस सीरीज़ को आगे नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप डीड और उसके जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर क्या क्या बातें लिखी जाती हैं उन सब के बारे में हम बात करेंगे। और फिर आगे हम चलेंगे अपने पार्टनरशिप फर्म की फंडामेंटल सीखने के अंदर, कैसे होता है, अकाउंट्स कैसे बनते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन जिसकी बात मैंने शुरुआत में की थी वो क्या होता है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल नॉलेज के अंदर भी हम डीप डाइव करेंगे, सारी चीज़ों को लेमन टर्म में समझेंगे। तब तक मैं आप लोगों को बता दूं कि वी सुदर्शन
सुदर्शन क्लासेस आर ऑपरेटिव एट वैशाली नगर जयपुर, और हमारे यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर एडमिशन ओपन है। 12th बोर्ड के अंदर जो भी बच्चे हैं, जो भी जिनको भी हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है और वो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस दिए हुए नंबर पे कॉल करें एडमिशन के लिए और हमारे साथ जुड़ें। जो एक्सपीरियंस आप अभी स्क्रीन के उस साइड बैठ के देख रहे हैं, उस एक्सपीरियंस को हमारे साथ लाइव क्लासेस के अंदर बैठ के एक्सपीरियंस करें, और इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। अपने फ्रेंड्स के अंदर, फैमिली के अंदर, रिलेटिव्स के अंदर हमारी वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू। राधे राधे।